नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। हरियाणा में चुनावी जो प्रचार है वो अपने चरम पर पहुंच चुका है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज हरियाणा के यमुनानगर और ये नारायणगढ़ से अपनी एक यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और ये नए तरीके का प्रचार शुरू कर रहे हैं जिसमें यात्रा है, पद यात्रा भी है और सभाएं भी हैं। आज उनकी ये यात्रा नारायणगढ़ से शुरू हो रही है और अंबाला जिले में, उसके बाद ये कुरुक्षेत्र को कवर करेगी, 3 जिलों को कवर करेगी। अब वहां पर यात्रा की शुरुआत हो गई है। अभी आपको ले चलेंगे वहां पर सीधे नारायणगढ़ में और वहां दिखाएंगे कि किस तरह से ये यात्रा हो रही है। लेकिन जिस तरह से ताबड़तोड़ प्रचार नई रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी की हो रही है और राहुल गांधी की चुनाव प्रचार में एंट्री भले ही देर से हुई, लेकिन जिस तरह से लगातार उनकी सभाएं हो रही हैं, अब यात्रा का प्रोग्राम तय किया गया है। निश्चित तौर पर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए यह परेशानी बनती जा रही है। और यह यात्रा, अब इसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों इस यात्रा में शामिल है। यह यात्रा अगले 3 दिन तक, यानी अब हरियाणा में जब तक चुनाव प्रचार का काम पूरा नहीं हो जाता है, आखिरी दिन तक, चुनाव से ठीक पहले, मतदान से ठीक पहले तक ये यात्राएं जारी रहेंगी। आज की यात्रा ये शाम 5 बजे ये एक सभा होगी थानेसर में। उसके बाद इसी तरह से अगले दिन की यात्राओं का भी शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो नारायणगढ़ में यात्रा यहां पर शुरू हो चुकी है। एक बार आपको ले चलेंगे, वहां के विजुअल्स दिखाएंगे। लेकिन हरियाणा में जिस तरह की राजनीति हो रही है और रणनीति कांग्रेस पार्टी की अब सामने आ रही है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उससे घबराई हुई दिखाई पड़ रही है। क्यों घबराई हुई दिखाई पड़ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों से साफ साबित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री, निवर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस पर जो प्रतिक्रिया दी है, उससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी की इस रणनीति से, इस तरह की जो चुनावी यात्राएं हैं और चुनाव प्रचार का ये जो तरीका है, निश्चित तौर पर उसने भारतीय जनता पार्टी को परेशानी में डाल दिया है, चिंता में डाल दिया है। एंटी इनकम्बेंसी से वैसे ही वो जूझ रही है। 10 साल का जो सरकार का काम है, जो उसका परफॉर्मेंस है, उसको लेकर सरकार जवाब नहीं दे पा रही है लोगों का, जनता का। पार्टी के नेता चुनाव प्रचार में जा रहे हैं तो उनको वहां से भगाया जा रहा है, उनके विरोध का, आम लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सीधे जनता से कनेक्ट होने का जो चुनाव प्रचार का तरीका कांग्रेस पार्टी में राहुल और प्रियंका ने अपनाया है, वो भारतीय जनता पार्टी को परेशानियां पैदा करता दिखाई पड़ रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्या कहा है इस यात्रा के बारे में, उसको आपको सुनवाएंगे। लेकिन इस यात्रा से पहले जो ये सभा हो रही है नारायणगढ़ में, अंबाला जिले में, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और एक बात सुन लेते हैं पहले कि नायब सिंह सैनी ने कहा क्या है इस यात्रा को लेकर। और इससे पहले राहुल गांधी की सभाएं हुई थी असंध में और बरवाला में। उन सभाओं में भी जो भीड़ आई और उसकी तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों से की जा रही है। उस कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली रैली की थी, जिसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है। मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के ही लोकसभा सदस्य हैं वहां पर, नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से। लेकिन वहां पर इस तरह का जो एक मिलना चाहिए था, उसका जो प्रभाव होना चाहिए था प्रधानमंत्री की यात्रा का, वो वहां पर नहीं दिखाई पड़ा था। लेकिन असंध और बरवाला में जिस तरह से राहुल गांधी की जो सभाएं हुई, उससे भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पर उसे परेशानी हो रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से लोगों में उत्साह दिख रहा है, वो इस 10 साल के सरकार के परफॉर्मेंस पर कहीं ज्यादा भारी पड़ता दिखाई पड़ रहा है। और राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को उठाया, सबसे पहले उन्होंने डंकी रूट का मुद्दा उठाया, जो कि वहां के आम लोगों से जुड़ा हुआ है। उसके बाद पहले से ही अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर है। लोकसभा चुनाव में ही कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कह दिया था, ये वादा किया था कि उनकी सरकार बनने पर इस योजना को समाप्त किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार को लेकर जो और दूसरे मुद्दों को लेकर जो यहां पर कांग्रेस पार्टी का अपना घोषणा पत्र भी है और कांग्रेस पार्टी जो वादे कर रही है, उससे लोगों का भरोसा उस पर बढ़ता दिखाई पड़ रहा है।
एक बार नायब सिंह सैनी को पहले हम सुन लेते हैं कि इस रैली के बारे में वो क्या कह रहे हैं, इस रैली को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया आई है, या ये जो पदयात्रा हो रही है और रथ यात्रा हो रही है, इसमें जैसा बताया हमने कि इसमें रथ यात्रा भी है, पदयात्रा भी है, सभा भी होगी, और शाम को जब यात्रा समाप्त होगी तो थानेसर में एक जनसभा होगी जिसमें राहुल प्रियंका उसको संबोधित करेंगे। तो इस यात्रा और अगले 4 दिन तक यानी 3 अक्टूबर तक जब तक चुनाव प्रचार का समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक इस तरह की यात्राओं के अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम घोषित किए गए हैं, बनाए गए हैं। तो सीधे एक बार रुख करते हैं यात्रा का और देखते हैं वहां किस तरह का माहौल है। और यह यात्रा अंबाला जिले के नारायणगढ़ से शुरू होगी और शाम 5 बजे पहुंचेगी थानेसर में। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बहुत ही आदरणीय श्री केसी वेणुगोपाल जी, आदरणीय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री उदय भान जी, हमारे आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, हमारी सांसद भी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सभी आदरणीय मंच, मैं आप सबके माध्यम से और अपनी ओर से अंबाला लोकसभा की नारायणगढ़ विधानसभा के अंदर हमारे जो नेता पधारे हैं उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और सिर्फ ये कहता हूं कि अब मौका है आने वाली 5 तारीख को इस जुमलेबाजी का अंत करने का, इस तानाशाही का अंत करने का और वापस अपनी कांग्रेस पार्टी, 36 बिरादरी की कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का। 5 तारीख आप ही के हाथ का निशान है, किसी और के हाथ का निशान नहीं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं अब निवेदन करूंगा हमारे बीच में हमारी बहन कुमारी शैलजा जी से, जो हमारे यहां से लगातार 2 बार एमपी भी रही हैं, केंद्र में वजीर भी रही हैं, अब लोकसभा में सिरसा से एमपी है, आदरणीय कुमारी शैलजा जी। हमारे बहुत ही सम्मानित नेता, सबके दिल की धड़कन, जिनका हम इंतजार कर रहे थे, राहुल गांधी जी, हमारी बहुत ही सम्मानित नेता, हमारी बहन प्रियंका गांधी जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री वेणुगोपाल जी, हमारे पीसीसी अध्यक्ष श्री उदय भान जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री सीएलपी लीडर श्री भूपेंद्र हुड्डा जी, यहाँ से हमारे सांसद वरुण चौधरी जी, यहाँ से हमारी विधायक छोटी बहन शैली चौधरी जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन जी गुर्जर और मंचासीन हमारे सभी सम्मानित कांग्रेस के नेतागण, हमारे साथीगण, यहाँ पर इतने उत्साहित बैठे हमारे बहुत ऊर्जावान नौजवान साथियों, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरी बहनों, मीडिया के हमारे साथीगण, साथियों, मैं आप सब की ओर से, अपनी ओर से, अपने नेता राहुल गांधी जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ और इनका धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो आज यहाँ आकर, वैसे तो जब यात्रा निकाली राहुल जी ने और हमारे उत्तरी हरियाणा से निकले, आपने असली जान तो कांग्रेस में तब फूंक दी थी और ये सभी लोग रात रात को वहां पर बैठकर सुबह 5 बजे से आपका इंतजार कर रहे थे राहुल जी।
2 घंटे का केवल आपका वहां से यात्रा से गुजरना था, लेकिन आप एक जान डाल गए थे पूरे हरियाणा में। और आज उसका नतीजा हम देख रहे हैं, जो हरियाणा में एक ये लहर है, और आज आपके और प्रियंका जी के आने से ये और ज्यादा तेज हो गई। इसके लिए आपका धन्यवाद। ज्यादा कुछ ना कहते हुए, भाजपा के दिन लद गए हैं। केंद्र में तो आपने मोदी जी को कॉर्नर किया हुआ है। पूरे देश में आज मोदी जी के नाम पर जो एक वो पहले जुमलेबाजी थी, वो अब खोखलापन साबित हो गया। हरियाणा में भाजपा ना नीति है ना नेता है। लोग इंतजार में हैं कि कब भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंके, वो दिन आ गया है और कांग्रेस की सरकार बने आपकी रहनुमाई में। ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक बार फिर आपका मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ और दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। और आप सबसे अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा बहुमत से जितना वरुण जी को जिताए, उससे डबल बहुमत से आप शैली जी को जिताएंगे और आसपास की सीटों पर भी आप सब जगह कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कि वो भी आकर अपना संबोधन दें। हमारे सबके नेता, पूरे देश के नेता श्री राहुल गांधी जी, और आज यहाँ हरियाणा में आए श्रीमती प्रियंका गांधी जी, हमारे पीसीसी के अध्यक्ष उदयभान जी, वेणुगोपाल जी, यहाँ से पूर्व सांसद व अब सिरसा से सांसद हमारी बहन शैलजा जी, और यहाँ से सांसद वरुण मलाना जी, यहाँ से विधायक शैली जी, और वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस के हरियाणा के रामकिशन जी जो संचालन करे, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वह सम्मानित मंच, मातृशक्ति। देखिए, बात तो राहुल जी अपने भाषण में सारी बात बताएंगे। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब राहुल जी ने यहाँ हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा करी, देश जोड़ो यात्रा करी, और उसके बाद और यात्राएं चली, उसके बाद हरियाणा में पूरी ऊर्जा हुई। चुनाव आज हरियाणा में, छोटा सा प्रदेश है, लेकिन सारा देश टकटकी लगा के देख रहा है इधर हरियाणा के चुनाव की तरफ कि हरियाणा के लोग क्या फैसला लेते हैं। क्यों हरियाणा के जो लोग फैसला लेते हैं, दिल्ली में भी वही फैसला होता है। तो आज समय है आया कि आज हर जगह हम बदले। एक ही बात कह के अपना स्थान लूंगा, पूरे हरियाणा में एक ही आवाज है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। 36 बिरादरी ने मन बना लिया है कि हरियाणा में अब की बार कांग्रेस सरकार, और राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करेंगे हरियाणा। मैं विश्वास दिला सकता हूं राहुल जी को कि हवा कांग्रेस के पक्ष में है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है आपके नेतृत्व में, और ये आवाज पूरे देश में उठ के जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में हमारी महासचिव, पार्टी की आईसीसी की महासचिव, हमारी नेता प्रियंका जी आए हैं। मैं उनका स्वागत भी करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वो भी आके अपना संबोधन दें। भाई और बहनों, आप सबको मेरा राम राम। देखिए, ये हरियाणा की धरती है, महाभारत की धरती है। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पे भगवत गीता का उद्देश्य दिया। यहीं से एक संदेश हमेशा के लिए यहां से उठा, न्याय का संदेश। वो संदेश जिसने हमारे धर्म को बनाया, हमारे देश को बनाया, हमारे संविधान को बनाया। आपने हमेशा इस देश की रक्षा की है। यहाँ के किसानों ने, यहाँ के जवानों ने,
यहाँ के खिलाड़ियों ने पूरे देश का सम्मान रखा, देश के हित का सम्मान किया, उसकी सुरक्षा की। आप अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, आपके ही बच्चे हमारी सरहद पे जाकर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, जान देने के लिए तैयार रहते हैं। हर पल हरियाणा के प्रदेश के बच्चों ने, आपके बच्चों ने, यहाँ की बहनों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने पूरे देश का सम्मान सुरक्षित रखा है। 10 सालों से आपके प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है और आपको इस सम्मान की सुरक्षा करने के बदले में इन्होंने क्या दिया? आपको अपमानित किया और आपका निरादर किया, हर स्तर पर आपका निरादर किया। यहाँ का किसान इस पूरे देश का अन्नदाता है। आपने आंदोलन किया, 3 काले कानून लाए, आपने आंदोलन किया, आप खड़े रहे, डटे रहे। आपको क्या मिला? आंसू गैस मिली, लाठियां मिली, सुनवाई नहीं मिली। आपको कहा गया था कि एमएसपी मिलेगी। आज भी जो एमएसपी है 24 आपके जो उपज है उन पे दे रहे हैं, इनमें से तो 10 आप उगाते ही नहीं है। यहाँ आपके साथ विश्वासघात हुआ हर स्तर पर। नौजवानों के साथ देखिए, यहाँ पे इतनी बेरोजगारी है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप हाथ उठा के बताइए कितनों को रोजगार मिला है इस सरकार से? एक हाथ नहीं उठेगा, सब मना कर रहे हैं। यहाँ के नौजवान कर्मठ हैं। हम दिल्ली के बड़े शहर में देखते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, अलग अलग शहरों में यहाँ से पलायन करके जाते हैं, रोजगार वहां मिलता है। तो हम खुद देखते हैं, जब भी मैं मिलती हूँ कोई हरियाणा का युवा है, मुझे मालूम होता है ये कर्मठ बच्चा है, मेहनती बच्चा है, इसका आत्मसम्मान है। लेकिन हरियाणा के अपने प्रदेश में जो 10 सालों से सरकार चल रही है, उसने इसका भी सम्मान नहीं किया। नौजवानों के लिए क्या मिला? बेरोजगारी मिली, अग्निवीर जैसी स्कीमें मिली, जिससे आपको बताया गया कि आप सरहद पे भी जाएंगे, शहीद होने को तैयार होंगे, तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। 4 साल बाद वापस आइए और फिर से बेरोजगारी का आप संघर्ष करिए। पहलवानों को देखिए, हमारे खिलाड़ी हैं, इनके साथ क्या किया गया? हमारा सम्मान रखते हैं, पूरा देश देखता है, ओलंपिक्स में जाते हैं, हिम्मत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। मैं जानती हूं कि गांव गांव का बच्चा हरियाणा में मेहनत करके आगे बढ़ता है स्पोर्ट्स में। और उनके साथ क्या किया गया? उनको सड़क पे बिठाया गया, आंदोलन करते रहे। प्रधानमंत्री जी के पास 5 मिनट का समय नहीं था कि वो मिलने भी चले जाएं, कि पूछ लें कि क्या बात है, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं। और फिर आप सब ने खुद ही देखा कि ओलंपिक्स में अभी हाल में क्या हुआ। आप लड़ने वाले लोग हो, अपना आत्मसम्मान है। आज किस चीज से लड़ रहे हो? महंगाई से लड़ रहे हो, महंगाई से लड़ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो। सरकार कुछ नहीं कर रही है आपके लिए। जहां देखो स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम। नौजवान पढ़ते लिखते हैं किस लिए? पेपर लीक होता है, एक भी भर्ती नहीं होती है, तमाम जो सरकारी नौकरियां हैं सब खाली पड़ी रहती हैं। तो आपके सामने आपका भविष्य क्या है? आज आत्मसम्मान से जीना है, न्याय चाहिए, तो इस सरकार को फेंक निकालो, हटा दो इस सरकार को। कुछ नहीं मिला है आपको इस सरकार से, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। और मुझे ताज्जुब होता है कि बड़े से बड़े प्रधानमंत्री भी यहां आते हैं, वही पुरानी बातें कह रहे हैं जो 10 साल पहले कही। आज वादे कर रहे हैं कि वो ये करेंगे, वो करेंगे, एमएसपी करेंगे, रोजगार दिलवाएंगे। अरे 10 सालों में क्यों नहीं किया?
10 सालों में किसानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? नौजवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? जवानों की, पहलवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? महिलाओं की सुनवाई क्यों नहीं की? जो महंगाई के सामने तड़प रहे हैं, जूझ रहे हैं महंगाई से, एक छोटी सी चीज खरीद नहीं पाते। त्योहार आते हैं, घबराहट होती है। घर में कोई बीमार पड़ता है, घबराहट होती है। फीस भरनी पड़ती है, घबराहट होती है। और ये लोग वही घिसी पिटी बातें जो 10 सालों पहले इन्होंने आपसे की थी, वही बार बार दोहराते रहते हैं। कोई नई स्कीम इन्होंने निकाली आपके लिए? एक स्कीम निकाली, ये जो परिवार वाला आईडी कार्ड है, ये है इनकी नई स्कीम। परिवार पहचान पत्र कहते हैं, ये परिवार परेशान पत्र बन गया है। इसके लिए भी आपको परेशानियां ही झेलनी पड़ रही हैं। इसके अलावा कुछ नया नहीं लाए हैं। आपको मजबूत करने के लिए, आपके भविष्य को उज्जवल करने के लिए, आपको सम्मान देने के लिए कुछ नहीं लाए हैं। शैलजा जी ने कहा कि यहां कांग्रेस की लहर है। हुड्डा जी ने भी कहा कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। मैं कहती हूं, यह आपके सम्मान की लहर है। ये आपके सम्मान की लहर है। अब समय आया है कि संविधान के द्वारा जो आपको वोट दिया गया है, इसको आप एकदम सावधानी से आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आज आप बट जाएंगे और किसी भी राजनीतिक दल ने आपको बांटने की कोशिश की और आप बट जाएंगे, आप इनके बहकावे में आ जाएंगे, तो आपको अपना सम्मान वापस नहीं मिलेगा। इस संविधान ने आपको सम्मान दिया है। इस संविधान ने आपको हक दिया है, अधिकार दिया है। इस संविधान को बदलने वाले जो बात करते हैं कि इस संविधान को बदलेंगे, उनको आप बदल डालें। ये सम्मान की लहर जो पूरे प्रदेश में फैली हुई है, इसको और भी मजबूत बनाइए। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, आपका सम्मान आ रहा है। आप मेरे साथ एक बार कहिए, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। डटकर वोट दीजिए। कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, ये आपके लिए समर्पित हैं। ये हमेशा से जमीनी नेता रहे हैं। यहां पर सब मंच पे बैठे हैं मेरे बड़े भाई राहुल जी, जिन्होंने पूरे देश भर में यात्रा की। इससे बड़ा समर्पण आप मुझे पूरे देश भर में दिखा दीजिए, जो आपके लिए अपने जान देने के लिए तैयार हैं, जो दिन रात आपके लिए, आपकी एकता के लिए, आपके सम्मान के लिए काम करते हैं। हुड्डा जी बैठे हैं, शैलजा जी बैठी हैं, तमाम हमारे कार्यकर्ता, हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी बैठे हैं। सब आप ही के लिए समर्पित हैं। हरियाणा को मजबूत बनाने के लिए, हरियाणा के विकास के लिए, आपके लिए दिन रात काम करके दिखाएंगे। आप हमारे हाथ मजबूत करिए। इस चुनाव में दिखाइए कि आप आज भाजपा से थक चुके हैं, ऊब चुके हैं। आप आज एक नई सरकार चाहते हैं जो आपके लिए काम करे, जो 24 घंटे आपके सम्मान को उभारे और आपको मजबूत बनाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लंबी बात नहीं कहना चाह रही थी, मैं जानती हूँ आप राहुल भैया की बातों को सुनने के लिए बहुत इंतजार कर रहे हैं, इसलिए अब मैं राहुल जी से कहती हूँ आके आपसे बात करें। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी, वो आपके बीच में आए, अपना संबोधन दे। और मैं हमारे कैंडिडेट हैं जो तीनों, उनसे निवेदन करूंगा एक बार आगे आ जाएं। तीनों कैंडिडेट चले जाना, चले जाओ। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। केसी वेणुगोपाल जी, प्रियंका जी, उदय भान जी,
भूपेंद्र हुड्डा जी, कुमारी शैलजा जी, वरुण चौधरी जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, टाइगर, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। मैं सबका भाषण सुन रहा था। प्रियंका ने बात की, हुड्डा जी ने बात की, शैलजा जी ने बात की, और हर भाषण में सम्मान शब्द का प्रयोग किया गया। सम्मान जरूरी है और सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सही बात। मगर उतनी ही जरूरी बात जेब में, हमारे लोगों के जेब में कितना पैसा जा रहा है और जेब में से कितना पैसा खींचा जा रहा है। आपके पास सामान हो, मोदी जी आपकी 24 घंटा रिस्पेक्ट करें, मगर 24 घंटा आपके जेब में से पैसा निकलता जाए और आपके जेब में पैसा ना आए तो सामान हो सकता है मगर भूखे मर जाएंगे। तो सामान की जगह है, मगर मेरे लिए उतना ही जरूरी सवाल कि हमारे गरीब लोगों के जेब में उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, भविष्य के लिए बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, सीधी सी बात। और आपको यह पूछना है कि क्या हमारे जेब से ज्यादा पैसा निकल रहा है या वापस जेब में ज्यादा पैसा अंदर आ रहा है। यह सिंपल सी बात है। और अगर निकल रहा है, खींचा जा रहा है, तो कैसे निकल रहा है, कौन निकाल रहा है, और अगर जेब में आ रहा है तो कौन डाल रहा है और कैसे डाला जा रहा है। आप सोचिए, अदानी जी के बारे में सोचिए। वो सुबह उठते हैं, खेत में मेहनत नहीं करते, फावड़ा नहीं चलाते, छोटे बिजनेस में काम नहीं करते, अच्छा खाना खाते हैं, सबसे बड़े महलों में रहते हैं, और हर सुबह 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ 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 पैसा आता है, नॉन स्टॉप। मतलब जैसे सुनामी आती है ना, वैसे ही उनके बैंक अकाउंट में पैसा घुस रहा है। और जितना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में सुनामी जैसे घुस रहा है, उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में से तूफान जैसे पैसा निकलता जा रहा है। आप कहते हो भाई महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, प्याज के दाम बढ़ गए, किसान कहता है धान खरीदा नहीं जा रहा, कोई कहता है मुझे रोजगार नहीं मिल रहा। अभी मैं अमेरिका गया, अमेरिका में छोटे से घर में, छोटे से कमरे में, मतलब 10 फुट 15 फुट बाय 15 फुट, उसके अंदर 15-20 हरियाणा के युवा
मैंने आपसे पूछा ये अमेरिका में क्यों बैठे हैं? ये हरियाणा से क्यों भागे? उनसे मैंने पूछा, पता नहीं आपने वीडियो देखा नहीं देखा, उनसे मैंने पूछा भाई आप बताओ हरियाणा में इतनी कमी क्या है कि आप गए? कहते हैं राहुल जी हम सिर्फ गए नहीं, जान पर खेल कर गए। पहले हम टर्की गए, टर्की के बाद हम कजाकिस्तान गए, कजाकिस्तान के बाद हम कोलंबिया गए, कोलंबिया के बाद सूरीनाम, सूरीनाम के बाद पैनामा। पूरी दुनिया के चक्कर काटे, बोट में गए, बोट डूब गई, हमारे दोस्त मरे, हमारे आंखों के सामने डूबे, जंगल में माफिया के लोगों ने गोली मारी, जो चल नहीं पा रहा था उसको उड़ा दिया, खत्म कर दिया। हमने उसकी लाश देखी, वीडियो दिखाया उन्होंने। हमारे लॉयर्स ने कहा भैया इसको वीडियो को आप न मत दिखा देना। वहां पे एक साथ खाना पका रहे हैं, एक मुझे कहता है राहुल जी मैं ट्रेलर में रहता हूं, हर रोज कोई ना कोई आकर मुझे पीट देता है, हर रोज कोई ना कोई आकर मुझे पीट देता है। वो ड्रग्स लेते हैं और रात को आके मुझे मारते हैं। दूसरा कहता है भाई राहुल जी मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा पूरा पेट बाहर निकल गया, मैं चल नहीं पाता हूं। उन्होंने मुझे कहा जाके हमारे परिवार से मिलिए। मैंने कहा क्यों? कहते हैं राहुल जी हम इनको 10 साल के लिए नहीं मिल पाएंगे, 10 साल के लिए हम ना अपने माता ना अपने पिता ना अपने बच्चों को देख पाएंगे, क्योंकि अगर हम वापस गए तो वापस अमेरिका नहीं आ पाएंगे। मैंने पूछा कितने पैसे लगे, मतलब जेब से कितना पैसा निकला रोजगार ढूंढने के लिए? कहते 50 लाख रुपए लगे। मैंने कहा कहां से आए? आधे कहते खेत बेचकर, दूसरे किया लोन किस लिया 2% प्रति महीना, मतलब साहूकार से लोन लिया। अगर कोई 2% प्रति महीना लोन ले लेता है वो बच नहीं सकता, उसमें डूबेगा वो। $50 लाख रुपए उनके जेब में से छीने गए क्योंकि हरियाणा उनको रोजगार नहीं दे सकता है। कहां गए? किसके हाथ में गए? क्यों गए? फिर मैं वापस आया, वायदा किया था, करनाल गया, 5 बजे सुबह परिवार से मिला, वीडियो कॉल चल रही है। मैं सोच रहा हूं हो क्या रहा है? एक तरफ अमेरिका में डैलस में 20-25 युवा, हिंदुस्तान का फ्यूचर वहां बैठा हुआ है, इस तरफ माताएं बहनें बेटे, हम बातचीत कर रहे हैं। मैं परिवार से बोल रहा हूं और बात करते हुए एक छोटा सा लड़का देव दौड़ता हुआ कंप्यूटर के पास जाता है, कंप्यूटर को ऐसे पढ़ता है, पकड़ता है, चिल्लाता है पापा 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 वापस आओ। पापा मुस्कुरा रहा है, मैंने देखा ये मुस्कुराना नहीं चाहता, ये रोना चाहता है, मगर इसको अपने बेटे के सामने मुस्कुराना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जेब में से हर रोज पैसा निकाला जाता है। उसे कहा जाता है महंगाई है। क्यों है? क्योंकि अंबानी और अदानी जैसे लोग हिंदुस्तान के किसानों से, मजदूरों से उनका हक छीनते हैं, उनकी कमाई का पैसा छीनते हैं। हर रोज होता है, नया कानून बनता है, कहा जाता है किसान के लिए कानून बनाए गए। किसान के लिए अगर कानून बनाए गए हैं तो हिंदुस्तान के सारे किसान सड़क पे क्यों आए? क्योंकि किसान जानता है कि हमारे जेब में से एक और तरीके से अब पैसा छीना जाएगा।
जमीन ले लेते हैं। भाइयों, आप एक बात समझो, आप एक दुनिया में हो जहां आप जमीन खरीदते हो। अगर आपको जमीन चाहिए, आप किसी और के पास जाते हो, कहते हो भैया मुझे जमीन चाहिए, वो आपसे कहता है ये 50 लाख की जमीन है, 50 लाख रुपए दो, 1 करोड़ रुपए दो, मैं आपको जमीन दूंगा। ये नॉर्मल होता है, हिंदुस्तान के हर नागरिक के साथ होता है, ये अंबानी अदानी के साथ नहीं होता। अदानी कहता है मोदी जी से, मोदी जी मुझे ये जमीन अच्छी लग रही है, कोई पेमेंट की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान के किसान को परे कर दिया जाता है। नया शब्द विकास। विकास के लिए जमीन चाहिए। किसकी जमीन? गरीबों की जमीन, किसानों की जमीन। अमीरों की जमीन नहीं चाहिए विकास के लिए। मतलब अदानी जी से 1 एकड़ कभी नहीं लिया गया विकास के लिए, अंबानी से 1 एकड़ नहीं लिया गया विकास के लिए। हिंदुस्तान के किसानों से रोज विकास के लिए जमीन ली जाएगी। खेत खत्म हो गए, धान नहीं खरीदा जाता, सही रेट नहीं मिलता, फिर आप भगते हो सेना की ओर। आप कहते हो चलो यहां काम नहीं हुआ, चलो आर्मी में जाते हैं, बॉर्डर पे खड़े हो जाएंगे, देशभक्ति की आग है उसे जलाएंगे और वहां खड़े हो जाएंगे। फिर मोदी जी कहते हैं नहीं भैया, वहां से भी हम आपके जेब में से चोरी करेंगे। यह अग्निवीर स्कीम नहीं है, यह गलतफहमी में मत रहिए, यह जवानों की पेंशन चोरी करने का तरीका है। सीधी सी बात है। जो नॉर्मल जवान होता है उसे पेंशन दी जाएगी, पूरी जिंदगी उसे पेंशन दी जाएगी। जिसको अग्निवीर नाम दिया है उसे पेंशन नहीं मिलेगी। मतलब अग्निवीर से उसके जेब से पैसा छीना गया है। कहां गया? अदानी जी की जेब में। आप देखिए बड़ी बड़ी उनके, जाइए वेबसाइट पे जाइए, अदानी डिफेंस, अदानी डिफेंस इजराइल की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, उसमें अदानी को लेना देना नहीं है। इजराइल की कंपनी हथियार बनाती है, उस पे अदानी का लेबल लगता है। कारतूस बनाती है, ड्रोन बनाती है, उस पे लेबल लगता है अदानी। और हिंदुस्तान की सेना अदानी से खरीदती है, मार्जिन अदानी बनाता है, उसका आधा राजनीतिक दल को मिल जाता है, मोदी जी की मार्केटिंग में चला जाता है। तो सम्मान बहुत जरूरी है, मगर पैसे के बिना सम्मान मिल ही नहीं सकता। और मेरा लक्ष्य, जितना पैसा मैं बता रहा हूं आपको, याद रखो, जितना पैसा इन्होंने अदानी अंबानी को दिया है उतना पैसा मैं हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, गरीब, दलित उनके जेब में डालने वाला हूं। एक ना एक तरीका निकाल कर, एमएसपी दिलवाकर, कर्जा माफ कर मैं बता रहा हूं, जितना नरेंद्र मोदी ने इनको दिया ना, आप देख लेना, उतना पैसा हम कांग्रेस पार्टी में गरीबों को देने वाले हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आपके जेब में से कितना निकल रहा है और जेब में कितना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में हमने बात कही, मैं आपको बताऊं मजे की बात। हमने कहा कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के हर गरीब महिला के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए डालना है। वो सारे एक्सपर्ट खड़े हो गए, मैं बता रहा हूं आपको, सारे एक्सपर्ट खड़े हो गए, नहीं 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 नहीं, नहीं हो सकता, करा नहीं जा सकता, ऐसे नहीं होता। मैंने उनसे कहा देखो भैया, आप एक्सपर्ट हो, आपको जो बोलना है बोल दो, मगर 1 लाख रुपया हिंदुस्तान की गरीब महिलाओं को बैंक में जाएगा। आपको अच्छा लगे ना लगे, आपको जो कहना है, जो करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। अगर 16 लाख करोड़ रुपया अदानी जैसे लोगों का कर्जा माफ हो सकता है,
तो मैं बता रहा हूं 16 लाख करोड़ रुपया आपका कर्जा माफ हो सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया उनका मत करो, इनका करो। मैं कह रहा हूं कि अगर अरबपतियों का हो सकता है तो फिर किसानों का हो सकता है। अगर आप न्याय चाहते हो, आप चाहते हो कि किसान का कर्जा माफ ना हो, मोदी जी कहते हैं किसान का कर्जा माफ नहीं होना चाहिए, तो फिर ठीक है, हर किसान इस बात को एक्सेप्ट करेगा, मगर फिर अदानी का भी 1 रुपया माफ नहीं होना चाहिए। अगर आप कहते हो कि अदानी का पैसा माफ होगा तो फिर किसान का होगा, मजदूर का होगा, स्टूडेंट्स का होगा, माताओं बहनों का होगा। और अगर आप चाहते हो कि हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ ना हो, हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, मगर फिर अरबपतियों का नहीं होगा। मगर अगर आप उनको पैसा देते हो तो इनको देना ही पड़ेगा। हम ये 2 हिंदुस्तान नहीं चाहते, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए, न्याय का हिंदुस्तान। इसीलिए हरियाणा में हमने 3-4 कदम लिए हैं और इन चीजों का लक्ष्य एक ही है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा डालना। सबसे पहले महिला शक्ति योजना 2000 रुपए हर महीने महिलाओं के बैंक अकाउंट में। आजकल गैस सिलेंडर कितने का है? कितने का लगता है गैस सिलेंडर? 1200, 700 रुपए, मतलब 500 रुपए का गैस सिलेंडर में लगेगा, 700 रुपए आपके बचेंगे, जेब में 700 रुपए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको हम फिर से लागू करेंगे और 6000 रुपए हर महीने के विधवाओं को, बुजुर्ग लोगों को और डिसेबल्ड लोगों के बैंक अकाउंट में जाएगा। युवाओं के लिए सरकार में 2 लाख खाली रोजगार है, 2 लाख पोजीशन, मतलब 2 लाख लोगों के जेब में से नरेंद्र मोदी जी ने पैसा काट रखा है। 2 लाख युवाओं को हम वो सरकारी पोजीशंस देने जा रहे हैं और सबको, हर जात को, सब लोगों को न्याय के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ये 2 लाख पोजीशंस दी जाएंगी। सीधा आपके जेब में पैसा जाएगा हर महीने बैंक अकाउंट में। किसान को गारंटीड एमएसपी हरियाणा में, और जो अभी आपका धान नहीं खरीदा जा रहा है, चुनाव खत्म होते ही, कांग्रेस की सरकार आते ही आपके बैंक अकाउंट में धान के लिए पैसा जाना शुरू हो जाएगा। 100 गज के प्लॉट 3.5 लाख रुपए, 2 बेडरूम के मकान के लिए गरीब लोगों के लिए हम देने जा रहे हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली और 25 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हरियाणा की सरकार हरियाणा के गरीब लोगों को देगी। ये देखिए, और आखिरी बात, जो सबसे जरूरी बात, जाति जनगणना। मुझे यह पता लगाना है कि इस देश में कौन से जात के कितने लोग हैं। आप देखिए, आज दिल्ली की सरकार देखिए, 90 अफसर हिंदुस्तान की सरकार चलाते हैं। ओबीसी की आबादी कम से कम 50%, दलित की आबादी 15%, आदिवासी 8%, माइनॉरिटी 15%, उसको आप जोड़ेंगे 90% हो जाता है। 90 अफसर में से
जो हिंदुस्तान के बजट को बांटते हैं, सब निर्णय लेते हैं, जो हमें आके कहते हैं कि भैया नहीं, गरीबों को पैसा नहीं दिया जा सकता, नहीं किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जा सकता, नहीं बीमा का पैसा नहीं एकदम नहीं दिया जा सकता, वही लोग 90 में से 3 ओबीसी वर्ग के हैं, आबादी 50%, 90 में से 3, और 5% बजट का निर्णय वो लेते हैं, और पीछे छोटे छोटे कमरों में उनको बंद कर रखा है। बड़ी मिनिस्ट्री में नहीं मिलेगी उनको, छोटी सी मिनिस्ट्री मिलेगी। बड़ी मिनिस्ट्री में वही 8-9% के लोग, उन्हीं परिवारों के लोग, काम चलता जाएगा। दलित 15% है, 100 रुपए में से 1 रुपये का निर्णय दलित अफसर लेते हैं। 15% आबादी, और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो 1 रुपया दलित अफसर निर्णय लेता है। इसीलिए मैंने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने कहा है, हम यह जानना चाहते हैं इस देश में कितने दलित, कितने आदिवासी, कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और यह भी जानना चाहते हैं कि इस देश का जो धन है, जो संस्थाएं हैं, जो बिजनेसेस हैं, उसमें दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने, ये हम पता लगाना चाहते हैं। छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, आप चौंक जाओगे, हिल जाओगे। आप खेती करते हो, लगे रहते हो, आप छोटा बिजनेस चलाते हो, नोटबंदी लग जाती है, गलत जीएसटी लग जाती है, आपको दबाया जाता है, कुचला जाता है। फिर मैं आपसे पूछता हूं, 90% आबादी है आपकी, दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी, और गरीब जनरल कास्ट, उसमें 5% और जोड़ दो, 95% आपकी आबादी। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े कॉरपोरेट, 250 सबसे बड़े कॉरपोरेट्स, उसमें मुझे बता दो ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, गरीब जनरल कास्ट के कितने, मुझे बता दो। नहीं जानते आप, मैं बताता हूं। 250 में से एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है, एक पिछड़ा नहीं है, और पूरा का पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर 24 घंटा कानून बनवाता है। उसमें आपका कोई है ही नहीं, एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है, एक पिछड़ा नहीं है। आपका काम मजदूरी करना, कॉन्ट्रैक्ट पे काम लेना, अमेरिका भागना, और उनका काम काले कानून, किसान कानून बनाना। यही हो रहा है। तो हमने कहा भैया हम पता लगाना चाहते हैं कॉर्पोरेट इंडिया में, मीडिया में पिछड़े लोग कितने हैं, दलित कितने हैं, ये हमारे आए हुए। आप देखो, की लिस्ट निकालो, इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट निकालो, बड़े बड़े मीडिया के जो ओनर्स हैं उनकी लिस्ट निकालो, उसमें आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। मतलब 90% हिंदुस्तान है ही नहीं, गेम में ही नहीं है। यह सच्चाई है। और हरियाणा की सरकार पहला कदम है। हरियाणा की सरकार आएगी, यहां पे बदलाव आएगा, मगर फिर दिल्ली में जब सरकार आएगी, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने अपने माइंड में एक बात रख ली है। आपने कहा इज्जत बहुत जरूरी है, उस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं, मगर मैं चाहता हूं, मेरे लिए एक ही चीज जरूरी है, गरीब लोगों के जेब में कितना पैसा जा रहा है और जेब में से कितना पैसा निकल रहा है। ये मेरा इक्वेशन है, और इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जहां भी मुझे मौका मिला ना, जहां भी मुझे मौका मिला, जो इस देश को चलाते हैं, किसान, मजदूर, गरीब लोग हाथों से चलाते हैं, खून पसीना देकर चलाते हैं, जहां भी मुझे दिखाओ उनके बैंक अकाउंट में पैसा डालूंगा। ये मैं आपसे कहना चाह रहा था
मैंने आपको धान की बात बताई कि जैसे ही हमारी सरकार चुनी जाएगी वैसे ही धान का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी, सबकी सरकार बनेगी, न्याय की सरकार बनेगी और भागीदारी सबको दी जाएगी। और आखिरी बात, ये जो बीच में इंडिपेंडेंट पार्टी आ रखी हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये सब बीजेपी की पार्टीज हैं। इनका रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में है। लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ न्याय, दूसरी तरफ अन्याय, एक तरफ किसानों का हित, गरीबों का हित, मजदूरों का हित, और दूसरी तरफ अदानी जी और अंबानी जी जैसे लोगों का फायदा। यह मोदी जी की सरकार नहीं है, यह अदानी जी की सरकार है, यह बात याद रखिए। और हरियाणा में अदानी जी जैसे लोगों की सरकार नहीं चाहिए। किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की सरकार चाहिए। जब भी आपको मेरी जरूरत हो, पार्लियामेंट में भाषण करवाना हो, कोई मुद्दा हो, आपका सरकार पर प्रेशर डलवाना हो, यहां हरियाणा में आके आपसे बात करनी हो, आपको सिर्फ ऑर्डर देना है। आपको कहना है राहुल इधर आओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और कांग्रेस के कार्यकर्ता, नॉर्मली क्या होता है, आमतौर से क्या होता है, बब्बर शेर अकेले दिखते हैं। जंगल में एक बब्बर शेर दिखता है, एक शेर दिखता है। यहां पे हजारों हमारे शेर आए हुए हैं। एक साथ बाहर जाकर निकलो, बीजेपी को यहां पे हराओ। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद। मैं हमारे पीसीसी के पार्टी अध्यक्ष हैं उदयभान जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी आके धन्यवाद करें। तो राहुल गांधी ने जिस तरह से सीधे तौर पर निशाना साधा है अडानी और अंबानी पर, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। लगातार वो इन दोनों लोगों को घेरते रहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनका सबसे बड़ा हितैषी बताते हैं। तो ये अपनी जो ये नारायणगढ़ में उनकी जो सभा थी और इसकी शुरुआत हो रही है हरियाणा विजय संकल्प यात्रा की, जो शाम को 5 बजे थानेसर में समाप्त होगी, वहां जनसभा होगी। इस तरीके से ये जो प्रचार कार्य हरियाणा विधानसभा का चल रहा है, इसमें राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि अडानी और अंबानी की जेब में पैसा दिया जा रहा है और आम आदमी की जेब से हर संभव कोशिश की जा रही है कि कैसे, कितना और सारा पैसा निकाल लिया जाए। यह बड़ा आरोप लगाया राहुल गांधी ने इस सभा में, और ये इसे लेकर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में काफी बेचैनी सी दिखाई पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बयान दे चुके हैं। आपको थोड़ी देर बाद उस बयान को भी सुनवाएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की इन सभाओं को, यात्राओं पर वो रिएक्ट कर रही है। लेकिन जिस तरह से सीधे तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर उन्होंने निशाना साधा, वो एक ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अब 10 साल का हिसाब आम जनता भी मांग रही है और कांग्रेस पार्टी भी मांग रही है। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा अमलेंदु जी, जो उन्होंने कहा कि ये जो निर्दलीय जो छोटी पार्टियां हैं, उसमें जाहिर तौर पर बहुजन समाज पार्टी का भी नाम लिया। बहुजन समाज पार्टी की नेता लगातार सभाएं कर रही हैं, तो ये उन्होंने सीधे तौर पर नाम भले न लिया हो, लेकिन यह आरोप लगाया कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट काटने के लिए यहां पर आई हुई है। राहुल गांधी आमतौर पर इस तरह से छोटी पार्टियों या किसी पर निशाना साधते नहीं दिखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बताते भी हैं, ये कहा भी हरियाणा में भी उन्होंने कहा कि लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। लेकिन इस बात का उल्लेख करना ये बड़ा एक मैसेज दे रहा है। बिल्कुल समीर जी, चूंकि देखिए मायावती जी जिस तरीके की भाषा बोल रही हैं, वो भाषा वही बोल रही है जो बीजेपी बोल रही है। और इससे बढ़िया बात क्या होगी कि मायावती जी कुछ ट्वीट करती हैं और अमित मालवीय जो बीजेपी के IT सेल के हेड हैं, वो उसको रिपोस्ट करते हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि क्या गठबंधन चल रहा है। और दूसरा जो मायावती जी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं वहाँ गोपाल कांडा की पार्टी जो है हरियाणा लोकहित पार्टी, गोपाल कांडा के खिलाफ बीजेपी ने अपना कैंडिडेट वापस ले लिया। तो ये तो साफ तौर पे दिख गया कि वहाँ मिली भगत बीएसपी की और बीजेपी की वहाँ और इनेलो की वहाँ है। और समीर जी, हम लोग जब गए थे ग्राउंड पे, और जबकि उस समय तो एकदम शुरुआत थी, सारे कैंडिडेट्स के नाम भी घोषित नहीं हुए थे, उसी समय लोगों ने अपने उससे कहा था ज़मीन पे भी कि भाई ये जो छोटे छोटे आ रहे हैं ये सब बीजेपी भेज रही है, और जो कई निर्दलीय खड़े हो रहे हैं ये भी सब बीजेपी भेज रही है, ताकि किसी तरीके से जो एंटी बीजेपी वोट है या कांग्रेस का वोट है उसमें कुछ सेंध लगाई जा सके। तो उससे कुछ काम हो, तो जब जनता समझ रही है तो राहुल गांधी उसको खुलकर बोल रहे हैं। दो बातें महत्वपूर्ण कही हैं समीर जी राहुल गांधी ने आखिर में जो कही हैं, एक तो ये कि ये मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अडानी की सरकार है। ये बहुत बड़ा हमला मुझे लगता है, इतना बड़ा हमला तो लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी ने नहीं किया था, ये यहाँ से उन्होंने किया है। और दूसरा जो ये छोटे दलों के ऊपर जो खड़े हुए वहाँ उनके ऊपर जो हमला किया, यानी कि साफ साफ बता दिया। आज राहुल गांधी ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ अपना कार्यक्रम बनाया है समीर जी, उससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से घबरा गई है। मुझे लगता है समीर जी, कल भी मैंने न्यूज़ पॉइंट में बात कही थी कि अब तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता किसी राज्य की विधानसभा चुनाव में घर घर जाकर के इस तरीके से सड़क पर दिखाई दे। राहुल गांधी लगभग 30 विधानसभा क्षेत्रों को अपनी इन 3 दिन की यात्रा में कवर करेंगे और प्रियंका भी उनके साथ रहेंगी। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल इस तरह का है कि जैसे जैसे डोर टू डोर कैंपेन कहते हैं, यानी घर घर जाकर प्रचार करना, उस तरह का है। आज की जो सभा है ये नारायणगढ़ से शुरू हो रही है। हरियाणा के 3 जिले अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, इनको कवर किया जा रहा है। 12 विधानसभा, और जैसा अमलेंदु जी ने अभी कहा कि अगले 3 दिन तक, यानी जब तक चुनाव प्रचार की सीमा है, क्योंकि 3 तारीख तक ही चुनाव प्रचार होंगे, 5 को मतदान होना है, तो तब तक ये करीब 30 विधानसभाओं को कवर करने का टारगेट है। और ये आज की जो सभा हो रही है अभी जो हुई, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है जिसमें कुरुक्षेत्र भी आता है, आज थानेसर में ये यात्रा समाप्त होगी और वहां पर सभा होगी राहुल गांधी प्रियंका गांधी की। ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यद्यपि 2014 की तुलना में उसको काफी कम सीटें थी, लेकिन इस क्षेत्र की 12 सीटों में उसने 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। और ये उसका एक प्रभाव वाला क्षेत्र कहा जाता है, जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जिसमें और साथ ही जो हरियाणा के बड़े नेता हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे कुमारी शैलजा हो, वहां के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान हो, ये सारे लोग उनके साथ इस यात्रा में हैं। और निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक परेशानी का सबब है। एक बार सुनते हैं क्या कहा राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर नायब सिंह सैनी ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। उनका क्षेत्र भी जो है वो इसी में आता है जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक बार सुनते हैं नायब सिंह सैनी को, राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर वो क्या कह रहे हैं। कुछ दिनों में ऐसा स्पष्ट वातावरण बना है कि कांग्रेस का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसा हाल होने जा रहा है। ये बात अब कांग्रेस के नेता भी मानने लगे हैं। यही कारण है कि पिछले 15-20 दिनों में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता भी हरियाणा आने को तैयार नहीं हुआ है। अब हताशा की स्थिति में कांग्रेस कभी 2-2 बार घोषणा पत्र जारी करती है, तो कभी उनके नेता ऊट पटांग बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस आज कंफ्यूजन की स्थिति में है, उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। अब अचानक खबर आई है कि विदेशी धरती पर आरक्षण विरोधी बयान देने वाले राहुल गांधी 2-3 दिन के राजनीतिक पर्यटन पर हरियाणा आ रहे हैं। हरियाणा अच्छी जगह है। पिछले 10 साल में भाजपा की सरकार ने हरियाणा का चहु और विकास किया है, इसलिए वो यहाँ आएं, घूमें और अपना पर्यटन करें। लेकिन कुछ सवालों के जवाब हरियाणा उनसे जरूर पूछेगा। राहुल गांधी जी उसका जवाब देकर जाएं। हरियाणा का युवा पूछेगा कि हुड्डा के राज में खर्ची पर्ची पर वो चुप्पी क्यों रखे हैं। हरियाणा का दलित पूछेगा कि आरक्षण का विरोध करने के बाद वह किस मुंह से हरियाणा आए हैं। हरियाणा का किसान पूछेगा कि किसान की जमीन लूटकर दामाद जी को देने के बाद भी वह किस मुंह से किसानों की बात करते हैं। हरियाणा की माताएं बहनें पूछेंगी हिमाचल महिलाओं से किए वादों पर धोखा देने के बाद वह हिमाचल क्यों नहीं जाते। ये कुछ क्वेश्चन हमारे हैं जो हरियाणा के लोग पूछना चाहते हैं। मुझे ये अवश्य राहुल गांधी इनका जवाब दे करके जाएंगे।
तो राहुल गांधी हरियाणा में एक सभा भी, 2 सभाएं कर चुके हैं, असंध में और बरवाला में। वहां राहुल गांधी हरियाणा में चाहे आज की उनकी यात्रा की जो शुरुआत है नारायणगढ़ में, वो मुद्दे उठा रहे हैं अग्निवीर का, वो मुद्दे उठा रहे हैं बेरोजगारी का, वो मुद्दे उठा रहे हैं महंगाई का, वो मुद्दे उठा रहे हैं डंकी रूट का, जिससे हरियाणा के युवा सबसे ज्यादा परेशान हैं। किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं और शायद नायब सिंह सैनी उन्हीं बयानों को ऊट पटांग बयान कह रहे हैं, उन्हीं मुद्दों को ऊट पटांग बयान कह रहे हैं। उन मुद्दों को उठा रहे हैं राहुल गांधी। एक बार फिर राहुल गांधी को सुनते हैं क्या उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, और आरोप लगाया है कि सरकार पैसा आम लोगों की जेब से निकालकर उसे उद्योगपतियों को दे रही है, खासकर अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों को। एक बार सुनते हैं राहुल गांधी को। आप सोचिए, अदानी जी के बारे में सोचिए। वो सुबह उठते हैं, खेत में मेहनत नहीं करते, फावड़ा नहीं चलाते, छोटे बिजनेस में काम नहीं करते, अच्छा खाना खाते हैं, सबसे बड़े महलों में रहते हैं, और हर सुबह 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ 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 पैसा आता है, नॉन स्टॉप। मतलब जैसे सुनामी आती है ना, वैसे ही उनके बैंक अकाउंट में पैसा घुस रहा है। और जितना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में सुनामी जैसे घुस रहा है, उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में से तूफान जैसे पैसा निकलता जा रहा है। तो अडानी अंबानी की जेब में तूफानी की तरह से, सुनामी की तरह से पैसा जा रहा है और आम आदमी की जेब से तूफान की तरह पैसा बाहर निकल रहा है। राहुल गांधी का यह आरोप है और उनका यह कहना है कि इस तरह से तमाम चीजों पर टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, तमाम चीजों पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाए गए हैं कि हर संभव कोशिश की जा रही है कि आम आदमी से कितना पैसा वसूल लिया जाए, निकाल लिया जाए। उनका आरोप है, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, और यह भी आरोप कि किस तरह से अडानी और अंबानी यानी उद्योगपतियों को पैसा पहुंचाया जा रहा है। तो हरियाणा में अब चुनावी प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से लगातार तमाम मुद्दों पर घेर रही है, 10 साल तक सरकार में रहने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी उन आरोपों का जवाब देने से बच रही है। वो उन मुद्दों को उठाना चाह रही है जो 10 साल पहले जिन मुद्दों को उठाकर वो सरकार में आई थी। लेकिन लोग वहां पर, हरियाणा के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब लोगों को रोजगार के लिए क्या हो रहा है, लोगों को जो डंकी रूट से बाहर जाना पड़ रहा है उसे रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। इस तरह के तमाम मुद्दे वहां पर, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है। इस रैली में जो हरियाणा विजय संकल्प यात्रा है, इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों की एक साथ ये यात्रा आज पहुंच रही है। शुरू हो चुकी है नारायणगढ़ से और थानेसर पहुंचेगी शाम 5 बजे, वहां एक जनसभा होगी। प्रियंका गांधी ने भी हरियाणा की राज्य सरकार को इस मामले में तमाम मुद्दों पर जमकर घेरा और सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। एक बार सुनते हैं प्रियंका गांधी ने क्या कहा। आपने हमेशा इस देश की रक्षा की है। यहां के किसानों ने, यहां के जवानों ने, यहां के खिलाड़ियों ने पूरे देश का सम्मान रखा, देश के हित का सम्मान किया, उसकी सुरक्षा की। आप अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, आपके ही बच्चे हमारी सरहद पे जाकर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, जान देने के लिए तैयार रहते हैं। हर पल हरियाणा के प्रदेश के बच्चों ने, आपके बच्चों ने, यहाँ की बहनों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने पूरे देश का सम्मान सुरक्षित रखा है। 10 सालों से आपके प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है और आपको इस सम्मान की सुरक्षा करने के बदले में इन्होंने क्या दिया? आपको अपमानित किया और आपका निरादर किया, हर स्तर पर आपका निरादर किया। यहां क्या किसान इस पूरे देश का अन्नदाता है। आपने आंदोलन किया, 3 काले कानून लाए, आपने आंदोलन किया
आप खड़े रहे, डटे रहे, आपको क्या मिला? आंसू गैस मिली, लाठियां मिली, सुनवाई नहीं मिली। आपको कहा गया था कि एमएसपी मिलेगी। आज भी जो एमएसपी है 24 आपके जो उपज है उन पे दे रहे हैं, इनमें से तो 10 आप उगाते ही नहीं है। यहां आपके साथ विश्वासघात हुआ हर स्तर पर। तो किसानों, जवानों और जो वहाँ के आम नागरिक हैं उनके मुद्दों पर, युवाओं को और ख़ास तौर से जो बेरोजगार युवाओं का मुद्दा है उसको कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव में प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं और इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार घिरी नजर आ रही है। चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे हरियाणा हो, दोनों जगह कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ये साफ कहना है, ये नारा वो दे रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है और भारतीय जनता पार्टी जा रही है। जम्मू कश्मीर में कल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही भाषण दिया और उन्होंने जब वो एक भाषण के दौरान वो बीमार पड़ गए, बेहोश से हो गए, लेकिन उसके तुरंत बाद उन्होंने ये कहा कि वो तब तक रहेंगे जब तक वो प्रधानमंत्री मोदी को हटा नहीं देते हैं। क्या कहा खड़गे ने, लेकिन उनके इस बयान की बड़ी प्रतिक्रिया हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया जताई है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस तरह की बात वो कर रहे हैं। हालांकि ये एक उनका राजनीतिक बयान है। सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा और उसके बाद आपको अमित शाह की प्रतिक्रिया भी दिखाएंगे। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान था उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा, जब वो बेहोश हो गए, लोगों ने उनको वहां से हटाया, उन्होंने कहा कि वो तब तक रहेंगे, यानी वो 83 साल के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन उन्होंने कहा उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने का संकल्प ले रहे हैं। जब तक उनको हटा नहीं देंगे तब तक उनको कुछ नहीं होगा। उनके इस बयान की तीखी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से हो रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बयान जारी किया है उस पर, और लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसका जवाब दिया है। और हरियाणा में जो जिस तरह से अब हरियाणा विजय संकल्प यात्रा कांग्रेस पार्टी की हो रही है, कांग्रेस पार्टी ने एक नई तरह की स्ट्रेटजी बनाई है जिसमें पद यात्रा भी शामिल है, रथ यात्रा भी शामिल है और जनसभा भी शामिल है। इस स्ट्रेटजी को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी परेशान है, चूंकि पहले से इसका कोई कार्यक्रम जारी नहीं किया गया था। और आज जिस इलाके में यह शुरुआत हो रही है, 3 जिलों में, हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में 12 विधानसभा सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रभाव वाला यह इलाका माना जाता है। जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है उनका भी क्षेत्र इसी में आता है। उसमें आज की सभा की शुरुआत करना विजय संकल्प यात्रा का, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों भरा है, क्योंकि इस यात्रा के दौरान जाहिर तौर पर जो जनसंपर्क होगा, यानी एक तरह से डोर टू डोर कैंपेन होगा, वो जनता से सीधे जुड़ने का एक तरीका है और निश्चित तौर पर ये एक प्रभावी तरीका है। इसके अलावा ये भी इसको भारत जोड़ो यात्रा, चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसका एक्सटेंशन भी कहा जा रहा है। और देखा जाए तो ये जो न्याय यात्रा हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा रही हो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, वो कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से बड़ी फायदेमंद रही है। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का एक बड़ा सबब यह भी है। अमलेंदु जी बिल्कुल यही सबब भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का। आप देखिए कि किस तरीके से परेशान हो गए हैं गृह मंत्री अमित शाह भी, और जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी वो भी परेशान हो गए हैं। और जो हमले अब शुरू हुए हैं कांग्रेस के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर भाजपा की तरफ से, उससे साफ समझा जा सकता है कि बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने जो ताबड़तोड़ अपना जो कार्यक्रम बनाया है रैलियों का और जनता के बीच रहने का, हाइब्रिड यात्रा होगी, इससे अब भारतीय जनता पार्टी को परेशानी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तो अब नायब सिंह सैनी के उसी जिले से आते हैं जहां से शुरू हो रहा है और वहीं से अनिल विज भी आते हैं, जहाँ जो मुख्यमंत्री के दूसरे दावेदार हैं, खुद ही कह चुके हैं। तो यानी उनके लिए परेशानियां पैदा कर दी हैं। दूसरा ये कि एक तरफ शैलजा बैठी हुई हैं, दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे हुए हैं, और ये पूरी यात्रा में दोनों साथ रहेंगे। तो ये कांग्रेस ने एक संदेश दे दिया है कि कांग्रेस एकजुट होकर जा रही है। और दूसरा, जिस तरीके से राहुल गांधी ने सीधे सीधे हमला बोल दिया, जो छोटे छोटे दल वहाँ पहुँचे हैं, वो चाहे इनेलो और बीएसपी का गठबंधन हो, आजाद समाज पार्टी, जेजेपी का समझौता हो,
नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन इशारा उनकी तरफ ही था कि ये जो स्टफ करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भाजपा के लोग हैं, भाजपा के ही हाथ में इनका रिमोट है। कई लोग तो उसमें खुल के बोल चुके हैं कि हम बाद में बीजेपी के साथ जाएंगे, जैसे इनेलो के कुछ नेता बोल चुके हैं बीजेपी के साथ जाएंगे, और गोपाल कांडा तो खुलकर बोल रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे। तो ये एक जबरदस्त अटैक सबसे किया। बड़ी बात अमलेंदु जी, जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को उठा रही है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास उसका जवाब नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार व्यक्तिगत हमले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर बोले जा रहे हैं। जबकि अभी जो नायब सिंह सैनी का भी हम लोग बयान सुन रहे थे, उसमें वो जिस तरह से ये रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा उठा रहे थे, रॉबर्ट वाड्रा ने खुद ही कहा है कि आपने मेरे खिलाफ आज तक एक भी एफआईआर नहीं दर्ज की, अगर मुझे जमीन गलत तरीके से दी गई है तो आपने क्यों नहीं कोई कार्रवाई की? क्लीन चिट दी है, मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने दी है। सैनी साहब ने पिछली फाइलें पढ़ी नहीं है, उन्हें खट्टर साहब की फाइलें पढ़नी चाहिए पहले। उसी सरकार ने क्लीन चिट दी है, खट्टर साहब की सरकार ने। तो उन मुद्दों पर घेर रहे हैं जिन मुद्दों पर क्लीन चिट मिल चुकी है। जाहिर तौर पर 10 साल का जो उनका अपना परफॉर्मेंस है, 10 साल का जो सरकार का काम है, उस पर उनके पास कोई बताने के लिए चीजें नहीं है, क्योंकि जो युवा है वो अग्निपथ योजना को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी है। उस नाराजगी का असर लोकसभा चुनाव में भी दिखाई पड़ा, विधानसभा चुनाव में भी दिख रहा है अभी तक जो ग्राउंड पर स्थिति है। इसके अलावा जो महंगाई है, बेरोजगारी है, डंकी रूट का मामला, जिस तरह से राहुल गांधी ने करनाल में उस अमेरिका में मिले युवा अमित के घर जब वो गए और वहां पर तमाम दूसरे परिवारों के लोग भी, ऐसे परिवारों के लोग आए थे जिनके बच्चे गए हुए हैं विदेश में डंकी रूट के जरिए। डंकी रूट यानी अवैध तरीके से विदेश उनको कुछ एजेंट्स के जरिए वो भेजे जाते हैं। उन लोगों से वो मिले और इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया। आज की रैली में, सभा में भी राहुल गांधी ने कहा कि डंकी रूट से अपना तमाम पैसा खर्च करके जाने को इसलिए विवश है युवा क्योंकि उनके पास हरियाणा में रोजगार नहीं है। ये हम देख सकते हैं राहुल गांधी की यात्रा के कुछ विजुअल्स हैं, अगर इसको हम पूरी स्क्रीन पर देख सकें, जो अब नारायणगढ़ से शुरू हो चुकी है और ये शाम तक पहुंचेगी, 5 बजे तक पहुंचेगी थानेसर में। तो ये इस यात्रा के जरिए जगह जगह कई जगहों पर ये रुकेगी भी। इसमें हरियाणा के कुल 3 जिले और 12 विधानसभा, करीब 12 विधानसभा सीटें कवर होनी है, जिसमें कुरुक्षेत्र, अंबाला और यमुनानगर जिले शामिल है। थानेसर में यह सभा समाप्त होगी और इसके बाद अगले 3 दिन तक इसी तरह की यात्राओं के कार्यक्रम हैं। इसी तरह की यात्राओं के जरिए प्रचार कार्य कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने उम्मीद देखी थी कि शायद कांग्रेस पार्टी में बिखराव हो जाएगा या उनके मतभेद सामने आ जाएंगे, वो मतभेद पूरी तरह से खत्म दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो 2 गुटों की चर्चा हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का उल्लेख किया, वो दोनों ही गुट जिनको बताया जा रहा है कि गुट हैं, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा, वो दोनों ही राहुल गांधी के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। चाहे वो करनाल की और हिसार की पिछले दिनों की रैली रही हो, चाहे आज की ये हरियाणा विजय संकल्प यात्रा हो। निश्चित तौर पर यह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सेटबैक है, एक धक्का है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि शायद ऐसा कुछ हो जाएगा तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर उसका कुछ निगेटिव असर पड़ेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी में, जो कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री के दावेदारों की बात का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के 2 दावेदार तो पहले से ही हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री जो 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, यानी मनोहर लाल खट्टर, जो अब केंद्रीय मंत्री हैं। एक मौजूदा मुख्यमंत्री यानी नायब सिंह सैनी। तीसरे अनिल विज ने भी साफ तौर पर कह दिया कि मैं तो सबसे वरिष्ठ हूं, सबसे ज्यादा बार विधायक रहा हूं और तब से विधायक हूं जब यहां भारतीय जनता पार्टी के गिने चुने विधायक होते थे। मेरा मुख्यमंत्री बनने का जो दावा है मजबूत है। यानी कई सारे मुख्यमंत्री के दावेदार वहां दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं। तो अब ये चीज, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक परेशानी का सबब है कि जिनको वो बता रहे थे कि ये गुटबाजी कर रहे हैं, वो सारे नेता एक साथ मंच पर दिखाई दे रहे हैं। अमलेंदु जी बिल्कुल एक साथ दिखाई दे रहा हूँ। अगर मैं देख पा रहा हूँ समीर जी ठीक ठाक विजुअल को अगर फुल स्क्रीन पे लेके आया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर
अगर फुल स्क्रीन हम देख सकते हैं, शायद राहुल गांधी खुद ड्राइव कर रहे हैं इस जीप को, लाल वाली जीप को, और ड्राइव नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आज बगल में बैठे हैं। अच्छा, पहले कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं। अभी जो गाड़ियां रुकी थी तब शायद चेंज हुआ है। जो लोगों से मुलाकात की उन्होंने रास्ते में रुक करके, तो उसके बाद वो चेंज हुआ, पहले वो कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि वो मतलब ये रोड शो राहुल गांधी का हो रहा है। तो यानी एक तरीके से देखा जाए कि आम जनता तक राहुल गांधी सीधे सीधे पहुंच रहे हैं, जनसभा के जरिए, हाइब्रिड यात्रा के जरिए, और 3 दिन तक ये उनका कार्यक्रम लगभग 30 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी उनकी यात्रा। यानी दोनों भाई बहन जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। ये प्रचार का तो जो तरीका है बिल्कुल ऐन चुनाव से, यानी मतदान से ठीक पहले, ये जो 3-4 दिनों का जो चुनाव के प्रचार का यानी कैंपेन की स्ट्रेटजी है, चुनाव प्रचार की रणनीति है, वो बिल्कुल अलग सी है, जिसमें अब ताबड़तोड़ ये यात्राओं का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें अधिकतम विधानसभाओं को कवर करने और वहां के स्थानीय लोगों से जुड़ने की कोशिश है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की, उससे पहले ही कनेक्ट करने की कोशिश की, डंकी रूट का मामला उठाया, उस पर उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था। उसे लेकर काफी ज्यादा राहुल गांधी के प्रति हरियाणा के लोगों में एक विश्वास सा दिखाई पड़ रहा है। उसके पहले भी, जैसा अभी अमलेंदु जी कह रहे थे, हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट्स वहां पे की थी, कई और ग्राउंड रिपोर्ट्स आई, उनमें यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो दूर दराज के लोग हैं, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों के लोग हैं, वो सरकार को किस तरह से, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार को लेकर कितने आशान्वित हैं, ये दिखाई पड़ रहा है। उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासनकाल में कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है और पार्टी के नेता उन उपलब्धियों के बारे में चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। युवा वहां पर अलग परेशान है, वहां पर जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर पुराने कर्मचारी हैं वो परेशान है, अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में तो नाराजगी है ही, जो रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं वहां पर, चूंकि हरियाणा में बड़ी संख्या में लोग जवान हैं, उन लोगों में के भीतर भी एक नाराजगी है कि सेना की चीजों को, सेना की नौकरियों को ठेके पर दे दिया गया है। एक बार सुनते हैं जयराम रमेश को, क्या कह रहे हैं कि हरियाणा में क्या वास्तविक चुनावी मुद्दा है, और उन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है और जनता के वास्तविक मुद्दे भी वही है। सुनते हैं जयराम रमेश को। देखिए, हरियाणा में कुछ भी कहें, तय है, साफ है कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। ये एक भयंकर तूफान है बीजेपी के खिलाफ। और क्या मुद्दे हैं हरियाणा में? हरियाणा के मुद्दे हैं जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। जवानों के साथ नाइंसाफी हुई है, किसानों के साथ नाइंसाफी हुई है, और पहलवानों के खिलाफ भेदभाव हुआ है। तो हमारा नारा हरियाणा में जय जवान, जय किसान, जय पहलवान, और बिल्कुल साफ है। एमएसपी की बात होती है, हमने क्या कहा? एमएसपी की कानूनी गारंटी दीजिए। किसान संगठन मांग रहे हैं, उनका 3 साल से आंदोलन चला, 700 किसान शहीद हुए, पर प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। आखिर में उनको वो 3 काले कानून वापस लेने पड़े। पर आज कई बीजेपी के प्रवक्ता, सांसद, विधायक कह रहे हैं कि ये 3 काले कानून वापस लाना चाहिए। प्रधानमंत्री कुछ बोलते नहीं है अपने आप, पर दूसरे से कहलवाते हैं, संविधान बदलो, काले कानून, कृषि कानून वापस लाओ। तो ये है मुद्दा, एमएसपी, लीगल गारंटी। और जो लागत है, पूरी लागत है, पूर्ण लागत है, उसका 1.5 गुना स्तर पर एमएसपी तय कीजिए। यही हमारी मांग है, यही किसानों की मांग है। ऋण माफी, कर्जा माफी की मांग है, उस पर तो गृह मंत्री स्वघोषित चाणक्य कुछ बोलते नहीं है। और देखिए, संविधान में आरक्षण दिया है, पर सुप्रीम कोर्ट से एक सीमा तय किया गया है कि अनुसूचित जाति और ओबीसी के लिए 50% के ऊपर सीमा नहीं हो, सिर्फ 50% के कम होना चाहिए, 50% को आप पार नहीं कर सकते। और हमने कहा है, हमने लोकसभा के चुनाव में मांग की है, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री चुप थे, गृह मंत्री चुप थे, बीजेपी चुप थी, कुछ नहीं कहा। हमने ये कहा कि हम अगर सत्ता में आएंगे, संविधान संशोधन करेंगे, ये 50% की सीमा हम हटाएंगे। क्या प्रधानमंत्री इसके पक्ष में हैं? क्या अमित शाह जी इसका समर्थन करेंगे? यही तो मुद्दे हैं। अगर 50% की सीमा
आप नहीं हटाएंगे तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए पूरा हक मिलने वाला नहीं है आरक्षण का। और कास्ट सेंसस, सामाजिक आर्थिक जनगणना 3 साल से मांग हो रही है, जनगणना ही नहीं हुआ है, जाति जनगणना छोड़िए। तो क्या कास्ट सेंसस कराएंगे आप? बिहार में तो हुआ, पर कास्ट सेंसस कराना हमारे संविधान में, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये संघ की सूची में आती है, राज्यों की सूची में नहीं आती। सेंसस जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, ये संविधान कहता। तो क्या आप कास्ट सेंसस कराएंगे कि नहीं, ये बताइए ना। तो ये 3 मुद्दे हैं। तो किसान, जवान और पहलवान, ये मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों पर वहां हरियाणा में चुनाव लड़ रही है, स्पष्ट कर दिया है जयराम रमेश ने। और जिस तरह से राहुल गांधी की सभा में, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, इन सभी लोगों ने इन सारे मुद्दों को उठाया है और लगातार कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में दिखाई पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इन सभी मुद्दों पर पीछे दिखाई पड़ रही है, चाहे वो किसान हो, चाहे जवान हो और चाहे पहलवान हो। यानी पहलवान जिनके साथ पिछले दिनों, पिछले साल की बात है, काफी उनके साथ उनको नाइंसाफी हुई थी, उन्होंने अपने सम्मान की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उनको यहां पर परेशान किया गया था, घसीटा गया था, पीटा गया था, उनके साथ एक तरह से बदसलूकी की गई थी। ये सारे मुद्दे हैं जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव में हावी दिखाई दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 10 साल सरकार चलाने के बाद अब इन सारे मुद्दों पर घिरी दिखाई पड़ रही है। बहरहाल अब हरियाणा विजय संकल्प यात्रा को लेकर राहुल गांधी और उनकी टीम प्रियंका गांधी ये आगे बढ़ चुके हैं। अगले 4 दिनों तक इसी तरह की, 3 अक्टूबर तक इसी तरह के कैंपेन की रणनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कुछ सभाएं हो चुकी हैं, अभी कुछ सभाएं और भी हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है, चाहे वो राज्य सरकार की एंटी इनकम्बेंसी हो, चाहे केंद्र सरकार की, उससे काफी मुश्किलों में दिखाई पड़ रही है। तो अब डीबी लाइव के साथ बने रहिए, आपको पल पल की खबरें और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, चाहे जम्मू कश्मीर की हो, चाहे